हेलो एवरीवन, मैं हूं गंगा प्रकाश वैश्विक और आज के इस सत्र में लेकर आया हूं शैक्षिक नेतृत्व और प्रशासनिक कुशलता से संबंधित 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यदि आप उत्तराखंड राजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा 2024, उत्तराखंड सहायक अध्यापक अल्टी भर्ती परीक्षा 2024, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के अतिरिक्त शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सत्र आपके लिए अति महत्वपूर्ण लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप सत्र को धैर्य के साथ देखने समझने की कोशिश कीजिए। इस सत्र में हम क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 यानी कुल 10 क्वेश्चन हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र से संबंधित 20 क्वेश्चन हमने पिछले 2 वीडियो में बनाए हैं, उसमें हल किए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। उन दोनों वीडियोज का लिंक इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे कमेंट सेक्शन और ऊपर आई बटन में पिन कर दिया गया है, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्नों को हम बाइलिंगुअल अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बराबर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, एक उपलब्धि परीक्षण के कठिनाई स्तर से अभिप्राय है कि यह एक उपलब्धि परीक्षण अर्थात अचीवमेंट टेस्ट से क्या तात्पर्य है। डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ अचीवमेंट टेस्ट मीन, एक उपलब्धि परीक्षण है अर्थात अचीवमेंट टेस्ट है, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल यानी डिफ़िकल्टी वैल्यू से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है, यह यहाँ पर पूछा गया है। आप वीडियो पॉज करके चारों ऑप्शन को पढ़ के जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पर उच्च संप्राप्ति के विद्यार्थियों के सापेक्ष अल्प उपलब्धि के विद्यार्थियों के लिए परीक्षण कितना कठिन है, इसे हम कहेंगे डिफ़िकल्टी वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ अचीवमेंट टेस्ट अर्थात हाउ डिफ़िकल्ट द आइटम इज़ टू लो अचीवर्स विज एज विज हाई अचीवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाई अचीवर होते हैं, जो जल्दी अचीव कर लेते हैं, उच्च संप्राप्ति वाले होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लो अचीवर्स होते हैं अर्थात अल्प उपलब्धि के होते हैं। तो इन दोनों के मध्य जो अंतर होगा उसी से हम ये कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टी वैल्यू क्या है उस अचीवमेंट टेस्ट की, उस उपलब्धि परीक्षण की। इस प्रकार उच्च संप्राप्ति के विद्यार्थियों के सापेक्ष अल्प उपलब्धि के विद्यार्थियों के लिए परीक्षण कितना कठिन है, इसे कहेंगे एक उपलब्धि परीक्षण के कठिनाई का स्तर, डिफ़िकल्टी वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सूक्ष्म शिक्षण के 6 घटक होते हैं जिनमें प्रत्येक है माइक्रो टीचिंग साइकिल है 6 कंपोनेंट्स ऑफ। जब आप बीएड कर रहे होंगे या बीटीसी डीएलएड कर रहे होंगे तो उसमें माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है। उसके बाद में हम मैक्रो टीचिंग करते हैं, बृहद स्तर पर शिक्षण करते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के 6 घटक होते हैं जिनमें प्रत्येक है कितने मिनट का, इसका उत्तर है 6 मिनट ईच, 6 मिनट का होता है प्रत्येक। तो इसमें 6 घटक होते हैं, उन्हें आप ध्यान में रख लीजिए, कई बार सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पूछा गया था, शिक्षण अधिगम में पुस्तकालय का संसाधन के रूप में प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रधानाचार्य को करना चाहिए कि विद अ व्यू ऑफ enhancing the use of library as a resources for teaching and learning if principal should। शिक्षण और अधिगम अर्थात टीचिंग एंड लर्निंग में पुस्तकालय का संसाधन के रूप में रिसोर्सेस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रधानाचार्य को क्या करना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 होगा। दोनों शिक्षण और आकलन यानी मूल्यांकन पुस्तकालय उन्मुख हो, मेक बोथ टीचिंग एंड असेसमेंट लाइब्रेरी ओरिएंटेड। तो प्रिंसिपल को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा शिक्षण है और असेसमेंट है यानी मूल्यांकन है, वो दोनों
लाइब्रेरी ओरिएंटेड हों अर्थात पुस्तकालय उन्मुख हों। पुस्तकालय का यूज शिक्षण और आकलन दोनों में हितकारी हो। तो शिक्षण अधिगम में पुस्तकालय का संसाधन के रूप में प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रधानाचार्य को करना चाहिए कि दोनों यानी शिक्षण और आकलन पुस्तकालय उन्मुख हो। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, यूज ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम इंश्योर, सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी जिसे शॉर्ट में आईसीटी कहते हैं, कक्षों में सुनिश्चित करता है। तो आईसीटी क्लासरूम में क्या इंश्योर करता है? आईसीटी आप जानते हैं सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी, जैसे कंप्यूटर है या अदर्स टेक्नोलॉजी है जिनका हम क्लासरूम में यूज करते हैं। तो ये क्या इंश्योर करता है, क्या सुनिश्चित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों द्वारा प्रत्ययों की बेहतर समझ, बेटर अंडरस्टैंडिंग टू कॉन्सेप्ट बाय द स्टूडेंट। तो इसकी वजह से स्टूडेंट क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, यानी शिक्षार्थियों द्वारा प्रत्ययों की बेहतर समझ, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट बाय द स्टूडेंट। इसीलिए आईसीटी का कक्षों में प्रयोग किया जाता है ताकि किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स या लर्नर या कहें शिक्षार्थी अच्छे से समझ सकें उसके कॉन्सेप्ट को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 उसी से संबंधित क्वेश्चन है, सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी साधनों को परीक्षा में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि यूज ऑफ आईसीटी डिवाइसेज इज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन बिकॉज, सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी साधनों को परीक्षा में उपयोग करने की अनुमति नहीं जाती, क्यों नहीं दी जाती है? तो इससे क्या हो सकता है? परीक्षा में आप जानते हैं आईसीटी के यूज को बैन किया जाता है, अलाउ नहीं किया जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, इससे मूल्यांकन कठिन हो सकता है। इट मे मेक द इवैल्यूएशन डिफ़िकल्ट, इससे धोखाधड़ी हो सकती है, यह उत्तरों की मौलिकता में कमी ला सकते हैं, सभी विद्यार्थी इन साधनों में समान रूप से दक्ष नहीं हो सकते, इससे मूल्यांकन कठिन हो सकता है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि यदि आप आईसीटी का यूज करने की अनुमति देंगे परीक्षा में तो आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि बच्चे ने ये स्वयं किया है या इसमें आईसीटी के माध्यम से नकल की है या उसकी वजह से इसे सॉल्व किया है, तो उससे आप एक सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो इट मे मेक द इवैल्यूएशन डिफ़िकल्ट, मूल्यांकन इससे क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। अर्थात परीक्षा की जो विश्वसनीयता है, रिलायबिलिटी है, उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 26, प्रयोगशालाएं विद्यालयों की परिसंपत्ति होती हैं बशर्ते लेबोरेटरीज इन स्कूल्स आर एन एसेट ऑफ ओनली इन दीज आर। तो प्रयोगशालाएं विद्यालयों की परिसंपत्ति होती हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, इनका अधिकतम उपयोग शिक्षार्थियों की संप्रत्यात्मक समझ की वृद्धि हेतु किया जाए। लेबोरेटरीज इन स्कूल्स आर एन एसेट ओनली इफ दीज आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड फॉर इन्हेंसिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट। इनका जो अधिकतम उपयोग है वह शिक्षार्थियों की संप्रत्यात्मक समझ की वृद्धि हेतु किया जाए, इसलिए प्रयोगशालाएं विद्यालयों की परिसंपत्ति होती हैं। तो जो प्रयोगशालाएं होती हैं उनका मकसद होता है इन्हेंसिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, बच्चों को अर्थात शिक्षार्थियों की संप्रत्यात्मक समझ की वृद्धि हेतु प्रयास करना। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 27। यहाँ पूछा गया है, पद विश्लेषण का ध्येय परीक्षण निर्माता को ऐसे प्रश्न चुनने में मदद करना होता है जिनकी आइटम एनालिसिस एम्स एट इनेबलिंग टेस्ट कंस्ट्रक्टर टू सेलेक्ट आइटम्स विद। पद विश्लेषण का ध्येय परीक्षण निर्माता को ऐसे प्रश्न चुनने में मदद करना होता है जिनकी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कठिनाई स्तर और विवेधक शक्ति वांछित स्तर की हों, यानी डिजायर्ड लेवल ऑफ डिफिकल्टी वैल्यू एंड
डिस्क्रिमिनेशन पावर, जो कठिनाई स्तर है और विवेचक शक्ति है वह वांछित स्तर की हों। तो पद विश्लेषण का ध्येय परीक्षण निर्माता को ऐसे प्रश्न चुनने में मदद करना होता है जिनकी कठिनाई स्तर और विवेचक शक्ति वांछित स्तर की हों। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर पूछा गया है मानकीकृत परीक्षण सहायक होते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट हेल्प इन, मानकीकृत परीक्षण किसके लिए सहायक होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्राप्तांकों की समुचित व्याख्या में, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्टेन्ड स्कोर्स। मानकीकृत परीक्षण सहायक होते हैं प्राप्तांकों की समुचित व्याख्या में। स्टैंडर्डाइज टेस्ट हेल्प इन प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्टेन्ड स्कोर्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पूछा गया था अधिगम की पूर्वापेक्षाओं के संतोषप्रद अधिग्रहण से होता है। सेटिस्फैक्ट्री एक्विजिशन ऑफ फ्री रिक्विजिस्ट ऑफ लर्निंग लीड्स टू, अधिगम की पूर्वापेक्षाओं के संतोषप्रद अधिग्रहण से होता है। जो अधिगम होता है उनसे हमें जो पूर्व अपेक्षाएं होती हैं उनके संतोषप्रद अधिग्रहण से क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उच्च स्तरीय अधिगम, हाई लेवल ऑफ लर्निंग। तो सेटिस्फैक्ट्री एक्विजिशन ऑफ प्री रिक्विजिस्ट ऑफ लर्निंग लीड्स टू हाई लेवल ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से अति निकटता से संबद्ध है? द लॉ ऑफ इफेक्ट इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से अति निकटता से संबद्ध है? पुनर्बलन से, त्रुटि और प्रयास से, अभ्यास से, तनाव ह्रास से। ये कुछ नियम हैं जो लर्निंग के नियम हैं, सीखने के नियम हैं। तो प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से अति निकटता से संबद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पुनर्बलन से अर्थात रीइंफोर्समेंट। तो द लॉ ऑफ इफेक्ट इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार हमने आज हल कर दिए हैं 10 क्वेश्चन। पिछले 2 पार्ट्स में हमने किए हैं 20 क्वेश्चन। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, ऊपर आई बटन में पिन कर दिया गया है। आगे भी हम इसी प्रकार के प्रश्नों को लेकर आएंगे। ये प्रश्न शैक्षिक नेतृत्व और प्रशासनिक कुशलता से संबंधित टॉपिक से रिलेटेड हैं जो आपकी तैयारी को सही दिशा में ले जाने में सक्षम बनाएंगे। तो आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बने रहिए यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल और गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत आभार। ऑल द बेस्ट।